आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। स्लाइड डेक में वित्त मंत्रालय के हालिया कुछ टैक्स बदलावों का जिक्र है और वो दिखाता है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही कोई हलचल सीधे हमारे घरेलू बाजार को कंट्रोल करती है। और यार यहीं पर मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है। अच्छा, क्या हुआ? मतलब स्रोत में लिखा है कि हरमुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संकट चल रहा है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो इसके जवाब में सरकार ने पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर 3 रुपए प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। हाँ, निर्यात शुल्क। हाँ, तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि भाई तेल को बाहर जाने से रोकना है, लेकिन फिर आगे लिखा है कि सोने और चांदी पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क वो बढ़ा के लगभग 15% कर दी गई है। मुझसे ये बात पच नहीं रही है। मतलब खाड़ी देशों में तेल के जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है और हमारी सरकार यहाँ सोने पर टैक्स बढ़ा रही है। इन दोनों का आपस में क्या लेन देन है? देखिए, यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का असली खेल है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हरमुज जलडमरू मध्य जो है ना, वो दुनिया के कच्चे तेल के व्यापार का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। अच्छा। जब वहां कोई सैन्य तनाव आता है तो ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से घबरा जाता है। निवेशकों को लगने लगता है कि शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी की वैल्यू कम होगी। पैनिक का माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और ऐसे पैनिक के समय में दुनिया भर के लोग अपना पैसा किसी सेफ जगह पर लगाना चाहते हैं, और वो सुरक्षित जगह हमेशा से सोना रही है। ओहो, मतलब संकट आया नहीं कि सोने की पैनिक बाइंग शुरू। एकदम सही पकड़े। अब सोचिए, अगर भारतीय बाजार में भी लोग अचानक से बहुत सारा सोना खरीदने लगे तो वो सोना हमें विदेश से डॉलर देके आयात करना पड़ेगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगेगा, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। तो उस विदेशी मुद्रा को देश से बाहर बहने से रोकने के लिए ही वित्त मंत्रालय सोने पर 15% आयात शुल्क लगा देता है, ताकि लोग सोना कम खरीदें। हाँ, और पेट्रोल वाली बात पर जो आपने कहा वो भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर हमारी अपनी रिफाइनरियां ज्यादा मुनाफे के लिए सारा तेल विदेश न बेच दें, इसलिए निर्यात पर 3 रुपए का टैक्स लगाया गया है, बाकी घरेलू बाजार में तेल मिलता रहे। बिल्कुल। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे इंजन की तरह है जिसे बाहरी झटकों से बचाने के लिए टैक्स के अलग अलग वॉल्व इस्तेमाल किए जाते हैं। सही कहा आपने। और शायद इन्हीं बाहरी झटकों से हमेशा के लिए बचने के लिए ही कूटनीति का सहारा लिया जा रहा है। डेक में प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा का काफी जिक्र है। हाँ, वो बहुत अहम यात्रा थी। मतलब वहां 7 प्रमुख समझौते हुए हैं। $1 बिलियन का निवेश भारतीय संस्थानों में आने वाला है। आरबीएल बैंक के साथ बैंकिंग समझौता हुआ है। लेकिन जो मैत्री प्रोजेक्ट और सेपा समझौते के रिन्यूअल की बात है ना, 2022 वाले सेपा समझौते की। हाँ, और खास तौर पर यूएई के फुजेरा को गुजरात के वॉडिंगर क्रूड क्लस्टर से जोड़ने वाली जो बात है, ये मुझे किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लगती। मैं बताती हूँ, ये रणनीति के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम फिर से उसी हरमुज जलडमरू मध्य वाले खतरे को देखें तो ये फुजेरा वॉडिंगर लिंक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बाईपास सर्जरी की तरह काम करेगा। बाईपास सर्जरी मतलब सीधा रास्ता? हाँ, यूएई एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर है। उसके साथ सीधे बंदरगाह से बंदरगाह तक क्रूड ऑयल का क्लस्टर जोड़ देने से हम बीच में आने वाले कई भू राजनीतिक खतरों को कम कर देते हैं। अच्छा। और मैत्री प्रोजेक्ट के जरिए तो दोनों देशों के बीच कार्गो और बंदरगाह शुल्क भी कम किया जा रहा है, जिससे व्यापार सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी तो है ना। कैसा खतरा? जब हम वैध व्यापार के लिए मैत्री प्रोजेक्ट जैसे इतने सुगम हाईवे बना रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए भी एक एक्सप्रेसवे नहीं खोल रहे हैं? आप उस ड्रग वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनसीबी का ऑपरेशन कैप्टेगन है। उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और दिल्ली से 182 करोड़ रुपए का कैप्टेगन ड्रग पकड़ा है। बहुत बड़ी खेप थी वो। और ये वही ड्रग है जिसे सीरिया के गृह युद्ध में आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया था। डेग में से जिहादी ड्रग और गरीबों की कोकीन कहा गया है। मतलब ये भारत के बंदरगाहों तक पहुंच कैसे रहा है? देखिए, इसे आप ग्लोबल सप्लाई चेन के भीतर एक ट्रोजन हॉर्स की तरह देख सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, जब भी देशों के बीच व्यापार बढ़ता है, कंटेनरों की आवाजाही लाखों में हो जाती है, तो ये ग्लोबल सिंडिकेट इसी भीड़ का फायदा उठाते हैं। भीड़ में छुपना आसान होता है। बिल्कुल। ये जो कैप्टेगन है, ये मुख्य रूप से फेनिथिलीन रसायन से बना एक सिंथेटिक उत्तेजक है। सीरिया में आतंकवादियों ने इसे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये थकान मिटाता है और आक्रामकता बढ़ाता है। बाप रे। और इसे बनाना बहुत सस्ता है। तो एनसीबी की इस जब्ती का सीधा मतलब यह है कि अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ सीमाओं पर हथियारों को ही नहीं रोकना है, बल्कि व्यापारिक कंटेनरों में छिपे इस नार्को टेररिज्म से भी निपटना पड़ रहा है। खतरे भी अपग्रेड हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अपग्रेड की बात करें तो डेक का अगला हिस्सा
फ्यूचर टेक को लेकर बहुत बड़े दावे करता है। सेमीकंडक्टर वाला हिस्सा ना? हाँ, इसमें बताया गया है कि राजस्थान के भिवाड़ी में, जो एनसीआर के एकदम करीब है, 1200 करोड़ रुपए का देश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाया जा रहा है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स के जरिए। सही कहा। और इसका उपयोग ईवीज, स्मार्टफोन और कंप्यूटर चिप्स में होगा। लक्ष्य यह है कि 2047 तक भारत को इसका प्रमुख हब बनाना है। अभी तो गुजरात सबसे बड़ा हब है। हाँ, और ग्लोबल लेवल पर देखें तो दक्षिण कोरिया सबसे आगे है। देखिए, अगर आज की दुनिया में कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो सेमीकंडक्टर ही है। इसके बिना ना तो आपकी स्मार्ट कार चलेगी और ना ही कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करेगा। मतलब ये डिजिटल दुनिया की ईंट है। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया जैसी स्थिति तक पहुंचना आसान तो नहीं है, लेकिन भिवाड़ी और गुजरात जैसे हब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम हमेशा आयात पर निर्भर न रहें। तकनीक और ऊर्जा के इसी विजन में एक और आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हाँ, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन डेक कहता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी गई है। मतलब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का इतिहास हमारे सामने है। क्या इतने संवेदनशील क्षेत्र में मुनाफे के लिए काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। पहली नजर में डरावना लगता है, लेकिन हमें इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। 100 गीगावाट इतना बड़ा लक्ष्य है कि सरकार अकेले अपने बजट से इसे हासिल नहीं कर सकती। पैसा तो चाहिए। और भारत को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी तो हासिल करना है। उसके लिए कोयले को हटाकर परमाणु ऊर्जा लानी होगी। और रही बात खतरे की, तो ये शांति अधिनियम असल में इसी डर को खत्म करने के लिए है। वो कैसे? ये अधिनियम ऐसा क्या करता है? मैं समझाती हूँ। ये अधिनियम न्यूक्लियर डैमेज और लायबिलिटी, यानी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही को बहुत स्पष्ट रूप से तय करता है। अच्छा, मतलब एक कैप लगा दी गई है। बिल्कुल। प्राइवेट कंपनियों को पैसा लगाने से पहले पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उनकी कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी कहाँ तक है। इससे उन्हें सुरक्षा मानकों पर भारी निवेश करने का विश्वास मिलता है। और इंश्योरेंस कंपनियों को भी मदद मिलती होगी। एकदम सही। तो ये प्राइवेट सेक्टर को कोई खुली छूट नहीं है, बल्कि एक बेहद कड़े और पारदर्शी कानूनी ढांचे के अंदर काम करने की इजाजत है। दिलचस्प है। मतलब एक तरफ हम न्यूक्लियर रिएक्टर और माइक्रोचिप्स की बात कर रहे हैं, और ठीक इसी डेक में एक दूसरी योजना का भी जिक्र है। आप प्रोजेक्ट सक्षम की बात कर रहे हैं ना? हाँ। जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन NHAI ने शुरू किया है। हाँ। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय और कौशल प्रशिक्षण देना है। 12 केंद्रों में 6000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मतलब एक तरफ परमाणु ऊर्जा और दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास। कंट्रास्ट देखिए। ये कंट्रास्ट ही तो इस बात का प्रमाण है कि विकास केवल लैब्स में नहीं हो सकता। सही बात है। देखिए, जब NHAI कोई एक्सप्रेसवे बनाता है ना, तो वो सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ता, वो बीच में आने वाले ग्रामीण इलाकों की पूरी अर्थव्यवस्था बदल देता है। प्रोजेक्ट सक्षम ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस विकास में गांव की महिलाएं पीछे न छूट जाएं। मतलब हाईटेक और ग्राउंड लेवल मैन पावर दोनों को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल, तभी तो 2047 का विजन पूरा होगा। और अगर हम विकास की इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक बात साफ है कि सभ्यताएं वही टिकती हैं जो अपने संसाधनों को सहेज कर रखती हैं। बिल्कुल। इसी संदर्भ में NGRI की एक खोज ने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने गंगा बेसिन में प्रयागराज से कानपुर के बीच 200 किलोमीटर लंबा एक पेलियो चैनल खोजा है। हाँ, ये बहुत बड़ी खोज है। डिक में लिखा है कि ये जमीन के 10-15 मीटर नीचे है और इसकी क्षमता 3500 से 4000 MCM है। इसे विलुप्त घग्गर, हकरा या सरस्वती नदी प्रणाली से जुड़ा माना जा रहा है। लेकिन एक मिनट के लिए पेलियो चैनल शब्द को भूल जाते हैं। ये असल में है क्या? क्या कोई सूखी हुई नदी आज हमारे किसी काम आ सकती है? इसे आप एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह समझें, जो जमीन के नीचे छिपा है। स्पंज? हाँ, हजारों साल पहले जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती थीं या सूख जाती थीं, तो उनके पुराने रास्तों में रेत और बजरी भर जाती थी। अच्छा। तो आज जब भारी बारिश होती है या बाढ़ आती है, तो ये स्पंज लाखों लीटर एक्स्ट्रा पानी सोख कर सुरक्षित कर सकता है। ये पानी साफ रहता है और वाष्पित भी नहीं होता। अरे वाह! मतलब शहर जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए एक वाटर बैंक है। एकदम सही। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे भविष्य के सर्वाइवल की तैयारी है। वैसे इतिहास को वापस लाने का एक और बहुत दिलचस्प वाकया इस डेक में है। आप उन चोल ताम्रपत्रों की बात कर रहे हैं? हाँ, नीदरलैंड सरकार 9वीं से 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के प्राचीन ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट्स भारत लौटा रही है
2022 की नीति के तहत कुल 212 प्लेटें वापस आ रही हैं। राजा राजा चोल प्रथम के समय की। बिल्कुल वही जिन्होंने तंजावुर का यूनेस्को साइट वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो द्रविड़ वास्तुकला का शिखर माना जाता है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य बना रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप से पुरानी प्लेटें वापस लाने के लिए कूटनीतिक जोर लगा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक तरह का नॉस्टैल्जिया है? मैं इसे नॉस्टैल्जिया नहीं कहूंगी, ये सांस्कृतिक कूटनीति है, कल्चरल डिप्लोमेसी। हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी देश सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था से नहीं पहचाना जाता। उसकी पहचान इस बात से भी होती है कि वो अपने इतिहास का कितना सम्मान करता है। ये ताम्रपत्र सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है। तो क्या है? ये राजा चोल के शासन के आधिकारिक दस्तावेज हैं। इनका वापस आना दुनिया को दिखाता है कि हमारी द्रविड़ वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्राचीन थी। जब आप अपनी विरासत वापस लाते हैं तो आप दुनिया को संदेश देते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। ये नजरिया सच में बहुत अलग है। और अगर हम अपनी विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो हमें सिक्किम और असम का रुख करना होगा। हाँ, भूगोल और पारिस्थितिकी वाला हिस्सा। डैक में बताया गया है कि 16 मई को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस होता है। 1975 में 36वें संविधान संशोधन से ये भारत का 22वां राज्य बना था और नामग्याल वंश का अंत हुआ था। बिल्कुल, और इसे अनुच्छेद 371F के तहत विशेष प्रावधान भी मिले हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। यहाँ का कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की एकमात्र मिक्स्ड साइट है और लेप्चा, भूटिया और नेपाली जनजातियां तीस्ता नदी के आसपास पूरा इकोसिस्टम चलाती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे सिक्किम ने प्रगति और प्रकृति के बीच का वो बैलेंस खोज लिया है जिसे बाकी दुनिया अभी भी ढूंढ रही है। बिल्कुल सही कहा। सिक्किम का मॉडल दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खले करना नहीं है। तीस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरे इलाके की जीवन रेखा है। और जब ऑर्गेनिक खेती होती है तो आप जमीन के पानी में रसायन नहीं घोल रहे होते। सिक्किम ने अपने भूगोल को ही अपनी ताकत बना लिया है। और शायद प्रकृति के साथ इसी संतुलन को समझने के लिए असम के काजीरंगा में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। कछुए वाला? हाँ, भारत में पहली बार एक इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल को सैटेलाइट चिप लगाकर छोड़ा गया है। ये मीठे पानी का कछुआ IUCN की सूची में लुप्त प्राय है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी में पाया जाने वाला ये कछुआ मृत जीवों को खाता है, इसलिए इसे वेटलैंड इंडिकेटर मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक कछुए पर सैटेलाइट चिप लगाना थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये तकनीक का कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल में ये कछुआ प्रकृति का अपना वैक्यूम क्लीनर है, सफाई कर्मचारी समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, नदियों में जो भी मछलियां या जीव मर जाते हैं, ये कछुआ उन्हें खाकर पानी को सड़ने से बचाता है। अगर किसी नदी में ये कछुआ नहीं है तो मतलब वो नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है। ओहो। सैटेलाइट चिप से वैज्ञानिक देख पाएंगे कि ये कछुए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अंडे दे रहे हैं। अगर हम इस एक कछुए को बचा लेते हैं तो हम असल में पूरी ब्रह्मपुत्र नदी के स्वास्थ्य को बचा रहे हैं। मतलब एक अकेला जीव पूरे इकोसिस्टम का बैरोमीटर है। हाँ। और ये विविधता सिर्फ वन्य जीवों तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्थानीय व्यापार में भी रची बसी है। जम्मू कश्मीर के एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के डेटा को ही लीजिए। बारामूला के सेब, उधमपुर का अचार और रामबन का शहद, ये वोकल फॉर लोकल का बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही डेक में कश्मीर घाटी के राउफ लोक नृत्य का जिक्र है। हाँ, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, पारंपरिक फेरन पहनकर 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर। ये मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आगमन और ईद तथा रमजान पर किया जाता है। मुझे लगता है ये स्थानीय उत्पाद और लोक नृत्य ये किसी भी राज्य की असली पहचान होते हैं। यही तो वो नींव है जिस पर कोई भी सशक्त राष्ट्र खड़ा होता है। हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाले बड़े एग्रीमेंट्स पर ध्यान देते हैं। हाँ। लेकिन असली अर्थव्यवस्था रामबान के उन मधुमक्खी पालकों या उधमपुर के उन लोगों से चलती है जो अपने पारंपरिक तरीकों से बेहतरीन अचार बना रहे हैं। ODOP योजना इन्हें एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दे रही है। और रऊफ जैसे नृत्य? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक यादें हैं जो कम्युनिटी को एक साथ जोड़े रखती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। अब अगर हम देश के अंदर की इस ताकत से बाहर निकलकर ग्लोबल मंच पर भारत की स्थिति देखें तो रक्षा और कूटनीति में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। कैसी तस्वीर? एक तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन अंडर 15 मुक्केबाजी में हमारे युवा 27 मेडल जीतते हैं। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हार्ड पावर है, जहां भारत लगातार दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है।
डेक में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, मिस्र के साथ ब्राइट स्टार और रूस के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास ज़ेपैड का जिक्र है। हाँ, मतलब एक ही समय में अमेरिका के साथ भी युद्ध अभ्यास और रूस के साथ भी। ये मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है, ये किसी एक देश को नाराज किए बिना कैसे काम कर सकती है? यही तो आधुनिक भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है। इसे हम रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। अच्छा। भारत ने दुनिया को ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंध कोई जीरो सम गेम नहीं है। हम रूस के साथ ज़ेपैड में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि यूरेशिया क्षेत्र में हमारे सुरक्षा हित है, और अमेरिका के साथ इसलिए अभ्यास करते हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक में हमें शक्ति संतुलन बनाए रखना है। हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से साझेदारियां चुनते हैं। और मुझे लगता है कि इसी संतुलन और भरोसे का सीधा असर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की दावेदारी पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। स्लाइड डेक के अंत में यूएनएससी के अनुच्छेद 23 का विश्लेषण है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी जिनके पास वीटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। हाँ, और जो तुरंत पुनर्चुनाव के पात्र होते हैं। ये जानकर गर्व होता है कि भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। देखिए, जब आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आपके युवा ताशकंद में 27 मेडल जीत रहे हों, आप अमेरिका और रूस दोनों के साथ एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हों और 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य बना रहे हों, तो आप ग्लोबल व्यवस्था के सेस के दर्शक नहीं रह जाते। 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जाना ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर भरोसा करता है, और यही कारण है कि वीटो पावर वाली स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा अब केवल एक मांग नहीं बल्कि एक तार्किक आवश्यकता बन गया है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।